नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मनी 9। ये खास कार्यक्रम लाया गया है आपके लिए क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 से 3 दिन के अंदर सोने और चांदी की स्थिति देखने को मिल रही है, जिस तरीके से सिल्वर क्रैश होती हुई नजर आई है, 3 दिन के अंदर सिल्वर के जो दाम हैं वो करीब करीब 1.5 लाख से लेकर 1,90,000 रुपए तक टूटते हुए नजर आए हैं। और ठीक इसी तरीके से गोल्ड में भी ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है और गोल्ड के जो दाम है वो 40 से 45,000 रुपए तक पिछले 3 दिन के अंदर गिरते हुए नजर आए हैं। आज की अगर हम बात करें तो सिल्वर ईटीएफ्स आज भी 20% तक गिरते हुए नजर आए हैं और गोल्ड ईटीएफ्स इनमें भी 8 से 13% तक की गिरावट आज के सेशन के अंदर देखने को मिल रही है। इसके पीछे कुछ एक रीज़न है, प्रॉफिट बुकिंग एक रीज़न इसके पीछे बताया जा रहा है। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के नए चेयरमैन केविन वॉर्श के लिए जो प्रपोजल दिया है उसको भी एक रीज़न माना जा रहा है, जिसकी वजह से सोने और चांदी के दाम नीचे आ रहे हैं। इसके अलावा जो सीएमई है शिकागो का डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, वहाँ पर सोने और चांदी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मार्जिन को बढ़ा दिया गया है। ये भी एक रीज़न यहाँ पर माना जा रहा है जिसकी वजह से सोने और चांदी में इतना भारी सेल ऑफ एक देखने को मिल रहा है और कीमतें क्रैश होती हुई नजर आ रही हैं। सोने और चांदी पर इस डिटेल बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। अजय केडिया सर, जो कि डायरेक्टर हैं केडिया एडवाइजरी के। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो अजय सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आज लगातार तीसरा दिन है जब हम देख रहे हैं कि सिल्वर और गोल्ड लगभग क्रैश होते हुए नजर आ रहे हैं सर। तो सबसे पहले आपसे कारण जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कुछ बड़े कारण आपको क्या नजर आ रहे हैं जो दोनों ही मेटल्स क्रैश होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जनरली हम देखते हैं कि कभी भी ऐसी पैराबोलिक गेन आती है तो ज्यादा करके हम देखते हैं इसका एक प्रॉफिट बुकिंग भी आता है। बट खास करके अगर हम देखें तो जनवरी मंथ अपनी रिकॉर्ड चीजों के लिए जाना जाएगा, जहां पे हमने गोल्ड को 28% की तेजी गिरने से पहले देखी थी। ये पिछले 45 साल में 1980 के बाद का सबसे बड़ा सिंगल मंथ गेनर था। और चांदी तो वैसे भी 70% आज तक कभी हमने गेन देखा ही नहीं था। बट जो गिरावट का सबसे बड़ा कारण है एक प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद दिसंबर से लेकर अभी तक भी अगर हम देखें तो करीबन 70-75% चांदी और सोने में भी लगभग हमने 20-25% से ज्यादा की तेजी देखी। दूसरा था वॉलेटिलिटी की वजह से मार्जिन बढ़ना। तो आप चाहे सीएमई की बात करो, संघाई की बात करो या एमसीएक्स की बात करो, सभी में मार्जिन बढ़ गया। और साथ में दो इंपॉर्टेंट न्यूज आई। एक कि फेड के नए जो चेयरमैन आए हैं, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको नॉमिनेट किया है, बट उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं 2008 से 2011 के बीच में, तो उन्होंने इन्फ्लेशन को कम करने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। तो मार्केट को लग रहा है कि अब जो एग्रेसिव रेट कट की बात चल रही है वो नहीं आएगा। लास्ट जो आज मॉर्निंग में ही अपडेट आई है वो है यूएस ईरान के लड़ाई में हम देख रहे हैं जो कंसर्न्स बना था वहां पे निगोशिएशन के सिग्नल्स आने लग गए हैं और डॉलर इंडेक्स भी 4 साल के लो से रिकवर किया। तो एक साथ ये सारी चीजें का एक बहाना हो गया, बट मार्केट में जो मस्ट नीडेड एक करेक्शन था वो आया। लेकिन सबसे बड़ा पेन पॉइंट है जो मार्जिन हाइक हुए हैं इसकी वजह से, क्योंकि आज चांदी में अगर हम देखें तो 70% के आसपास का मार्जिन हो चुका है, जबकि सोने में हमने गिरावट भी अच्छी देखी है और मार्जिन हाइक भी हमने अच्छा देखा है। लगभग अगर हम करंट मार्केट की अगर बात करें तो गोल्ड में 24% का फॉल आया हुआ है और चांदी में 46% का। और मार्जिन की अगर मैं बात करूं समझिए तो गोल्ड में लगभग अभी 27% से ज्यादा का मार्जिन है और चांदी में करीबन 65% का मार्जिन है। तो इतने ऊंचे मार्जिन पे कोई भी पोजीशन बनाना बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए लिक्विडेशन आता हुआ दिखाई दिया है। ओके सर, लाइव प्राइजेस की यहाँ पर हमने बात करी, थोड़ी सी एमसीएक्स की बात करी, तो कुछ नंबर्स आपके सामने यहाँ पर रखना चाहेंगे कि एमसीएक्स पर चांदी के दाम पहले एक बार देख लेते हैं। लेकिन 12:30 बजे तक की ये डेटा आपके सामने रख रहे हैं। 12:30 बजे तक चांदी जो है 15% की गिरावट के साथ 2,27,000 रुपये पर कारोबार करती हुई नजर आई थी, जबकि 29 जनवरी को इसने 4,20,000 रुपये का हाई टच किया था यहाँ पर। यानी कि पिछले 3 दिन के अंदर अगर देखा जाए आज 12:30 बजे तक तो जो कीमतें हैं वो 1.93 लाख तक टूटती हुई यहाँ पर नजर आई हैं। अब इसके अलावा सोने की अगर बात करें तो सोने का जो आज 12:30 बजे तक एमसीएक्स पर कीमतें चल रही थी
5% की गिरावट के साथ 1,35,000 रुपये पर यह कारोबार कर रहा था, जबकि 29 जनवरी को करीब करीब 1,70,000 रुपये का आंकड़ा सोना जो है वो छूता हुआ नजर आया था। और पिछले 3 दिन के अंदर 35 से 40,000 रुपये जो हैं सोने की कीमतें यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही हैं। तो सर, जिस तरीके से ये कीमतें सिल्वर की, गोल्ड की गिरती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या इसको सिर्फ एक यहाँ पर हम करेक्शन मानकर चलें, या फिर यही मानकर चलें कि यहाँ से जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ से शुरू हो चुका है और अब ये गिरावट नियर टर्म में रुकती हुई नजर नहीं आएगी? देखिए, मुझे बहुत अर्ली होगा ये बोलना, बिकॉज हमने खाली शुक्रवार डोमेस्टिक मार्केट में, चलो संडे भी मार्केट खुला था, बट ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ये दूसरा दिन ही है। तो इसमें पहले समझना पड़ेगा मार्केट में अभी सिनेरियो और क्या बन रहा है, बिकॉज एज ऑफ नाउ तो मार्जिन का जो कॉल है वो बहुत ही सीवियर है, जिसकी वजह से ये गिरावट थोड़ी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। बट मुझे लगता है जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, ठीक है, यूएस और ईरान अब निगोशिएट करने के लिए बैठे हैं, बट व्हाट अबाउट रशिया यूक्रेन जो आज तक कंटिन्यू चल रहा है। साथ में अगर हम देखते हैं तो क्यूबा या नाटो के बीच में जो रिलेशन है, टैरिफ वॉर है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आया, खाली एक ईटीएफ से पैसा थोड़ा निकलने की उम्मीद है, और साथ में यूएस ईरान का है। तो मुझे लगता है कि अनलेस एंड अनटिल कोई अगले 2-5 दिन के अंदर क्लैरिटी नहीं आती है, तो ये ट्रेंड रिवर्सल के साइन तो नहीं है। हाँ, टेक्निकली कोई भी एसेट क्लास के अंदर अगर 20% से ज्यादा की गिरावट आ जाती तो हम ये सेंस ऑफ हम बोल सकते हैं कि मार्केट अब रिबाउंड हो चुका है। बट ड्यू टू वॉलिटिटी और ऑनगोइंग जो जियोपॉलिटिकल टेंशन सब चल ही रहा है, बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वॉलिटिटी बहुत ज्यादा है। बट हाँ, एक ट्रेंड देखा गया, चाहे 1980 की अगर हम बात करें, तो जब भी ऐसा पैराबोलिक जंप आता है उसके बाद एक बड़ा गिरावट आती है जो 5-7 साल तक मार्केट एक दायरे में रहते हैं। ऐसा ही हमने 2011 में भी देखा था, जब इंटरनेशनल में $1920 का लेवल गोल्ड दिखाने के बाद लगभग 45% का बड़ा फॉल दिखा दिया था, और चांदी ने भी $50 का हाई लगाने के बाद $12 तक आ चुका था। तो मुझे भी लगता है कि यस, कि थोड़े बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट अगला 1-2 साल के लिए स्टैग्नेंट आ जाएगा, बट आज के दिन बोलना बहुत डिफिकल्ट है। लेट 1 वीक अगर सेटल होता है वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए 1980 2011 से अगर आप कंपेयर करें लेट से चांदी की भी, तो चांदी आज एनर्जी में, ईवीज में, सोलार में, सब जगह पे चांदी की खपत बढ़ गई। मतलब इंडस्ट्रियल डिमांड 56% है, जो पिछले 10-20 सालों में कभी नहीं रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना चाहिए, 1 वीक के अंदर क्लियरिटी मिलेगी, देन पोजीशन बनना चाहिए। बट हाँ, मार्जिन कॉल की वजह से मुझे लगता है ये हफ्ता भी मार्केट नेगेटिव ही रहना चाहिए। ओके, ठीक है सर। अच्छा सर, एक सवाल, क्योंकि दर्शकों के भी सवाल आ रहे हैं, ईटीएफ्स पर भी पूछ रहे हैं, तो मैं ईटीएफ का कुछ नंबर्स यहाँ पर आपके सामने सर रखना चाहूँगा। पहले सिल्वर ईटीएफ की अगर हम बात कर ले तो ये 1:15 के आसपास के नंबर्स हैं, जिसमें निप्पॉन इंडिया जो है इसमें करीब करीब 18% की गिरावट देखने को मिली। टाटा सिल्वर ईटीएफ के अंदर करीब करीब 20% की गिरावट, एचडीएफसी के अंदर 18% से ज़्यादा की गिरावट इसमें देखने को मिली। आईसीआईसीआई प्रू सिल्वर ईटीएफ, इसके अंदर 17% से ज़्यादा की गिरावट रही। एसबीआई सिल्वर ईटीएफ, बंधन सिल्वर ईटीएफ, कोटक, एक्सिस, मोतीलाल, यूटीआई सिल्वर ईटीएफ, इन सब के अंदर जो है 17 से 18%, 20% की गिरावट जो है आज 1:15 तक देखने को मिली है। और गोल्ड ईटीएफ का भी हाल कुछ इसी तरीके का, 8 से 13% तक ये भी गिरे थे एक वक्त पर, हालांकि बाद में थोड़ा सा ये रिकवर होते हुए नजर आए। निप्पॉन इंडिया जो है 1:15 तक 6%, 5.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। टाटा गोल्ड ईटीएफ, इसमें 7% से ज़्यादा की गिरावट रही। आईसीआईसीआई प्रू, इसमें 7.5% की गिरावट। एचडीएफसी, यूटीआई, कोटक, एक्सिस, मोतीलाल ओसवाल, इन सब में 7 से 8% की गिरावट जो है वो देखने को मिली। सर, सवाल ये है कि ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड या फिर सिल्वर, इनकी जो कीमत है इसके अंदर डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है सर? क्योंकि हमारे पास सवाल भी एक लाइव आया है अजीत जी का, वो भी ये जानना चाहते हैं कि ईटीएफ और फिजिकल जो ये मेटल्स हैं इनकी प्राइजेस में ये डिफरेंस क्यों है? देखिए, हमारे पास 3 मार्केट अवेलेबल है, एक होता है स्पॉट, एक होता है फ्यूचर, और ये ईटीएफ भी है, वो एक तरह का डिजिटल गोल्ड, या हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है। अब सबसे पहले फिजिकल और ईटीएफ का आज करंटली अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली डिफरेंसेस दिखाई देगा। बाकी जितने भी ईटीएफ्स है, इनका जिस टाइम पे इन्होंने एनएफओ लेके आया था वो टाइम पे क्या एंट्री है, साथ में इनका जैसे अभी हम जब फिजिकल मार्केट में तो 100% हमारे पास चांदी होती है, यहाँ पे कैश कंपोनेंट भी इनको 5-6% अलग से रखना पड़ता है।
तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं। इस वक्त अगर मैं सपोज सिल्वर 20 निप्पॉन की बात करूं तो वो 215.70 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर यही चीज अगर मैं एमसीएक्स के अगर सिल्वर की अगर बात करता हूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 237 चल रहा है, लेकिन आप समझिए 237 जो चल रहा है वो फ्यूचर मंथ है। तो मतलब अगले 2 महीने के बाद, जैसे ये जी। अभी जो मंथ चल रहा है वो आप मान के चलिए, एक सेकेंड, सिल्वर में अभी जो एमसेक्स में चल रहा है वो 5 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है जो 2,36,000 चल रहा है। तो ये जो प्रीमियम्स हम देख रहे हैं वो फ्यूचर के हिसाब से, फिजिकल मार्केट में एक्चुअली आज देखोगे तो हमने 2-3 जगह सिटीज में बात की तो वहां पे लेवाल और बिकवाल दोनों ही नहीं है बिकॉज ऑफ हायर वॉलिटिलिटी। तो जब भी मार्केट में ऐसे एक्सट्रीम मोमेंटम आता है तो ये डिस्पैरिटी थोड़ी बहुत आ जाती है। एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं याद दिलाना चाहूंगा, धनतेरस के टाइम पे हमने देखा था कि फिजिकल मार्केट 190 के आसपास ट्रेड करने लग गया था, और जबकि एमसीएक्स 153 के आसपास था। तो यहाँ पे आर्बिट्रेज बनते हुए दिखाई दिए। वहां पे हमने देखा ईटीएफ ने फ्रेश बाइंग लमसम भी बंद कर दिया था क्योंकि फिजिकल में प्रीमियम ज्यादा। तो दिस टाइप ऑफ डिस्पैरिटीज कभी कभी मार्केट में रहती है, बट करंटली अगर हम फिजिकल साइड देखें तो एकाएक बड़े फॉल के बाद वहां पे ना कोई बाइंग या सेलिंग के कोट्स ज्यादा नहीं आ पा रहे थे। लेकिन हाँ, ईटीएफ एक सेकेंडरी मार्केट है जो ट्रेडेड है, और यहाँ पे हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। इसी के लिए आपके लिए स्क्रीन पे 17-18% की जो गिरावट है वो दिखाई दे रही है और रेट कोट दिखाई दे रहा है। ओके, तो अजय सर, अब जिन लोगों ने सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगाया, गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाया, कई लोगों ने फोमो में आके पैसा लगाया, और जब चांदी 4 लाख से ऊपर पहुंच गई 29 तारीख को, उसके बाद भी लोग पैसा लगाते रहे, लोग रुके नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए उन लोगों को क्या करना चाहिए सर, जिन्होंने हायर प्राइजेस पर पैसा लगा दिया और एक ही दिन में अब वो भारी लॉस में बैठे हुए हैं? तो अब उनको आपकी क्या सलाह रहेगी कि उनको क्या करना चाहिए? देखिए सिमरन जी, कभी भी जब हम निवेश करते हैं तो केवाईसी कीजिए। जी। जब हम केवाईसी करते हैं तो हमें ये देखना है कि मैं कंज्यूमर हूँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। कंज्यूमर इन द सेंस, आपके घर पे शादी ब्याह है तो मैं बार बार कहता हूँ आप ले लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। क्योंकि शादी ब्याह में जब हम कोई सोना चांदी लेते हैं जी। तो 5-10 साल नहीं, हम परपेचुअली लेते हैं। इंडिया में कोई भी सोना चांदी बाय नहीं करता, कंज्यूम करता है फिजिकली। सेकंड है, अगर आपने शॉर्ट टर्म में लिया है तो बिल्कुल आपने गलती की, क्योंकि जब हम फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालते हैं तो हमारी अच्छा होती है कि 5-6% मिले। म्यूचुअल फंड में डालते हैं 12-15% है। लेकिन आप सोचिए 300% अगर चांदी एक साल में बढ़ जाती है, फिर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लालच आ जाता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने लिया है तो अभी ये गिरावट में आपको देखना ही नहीं है। क्योंकि हाँ, लॉन्ग टर्म में आप देखिए सोना चांदी हमेशा तेजी दिखेगा आपको। इंडिया में रुपी डेप्रिसिएशन रहेगा, वो भी वैल्यू एड ही करेगा। तो मुझे लगता है एक यस मस्ट नीडेड करेक्शन था 330% की तेजी के बाद। अगर मार्केट 40-50% अगर टूट भी जाता है टेम्पररी, क्योंकि जो हैवॉक बना हुआ है मार्जिन कॉल को लेकर या ग्लोबल मार्केट की अनसर्टिनिटी को लेकर, तो वहां पे मुझे लगता है एक टेम्पररी 2 लाख तक का लेवल चांदी में आता हुआ दिखाई देता है। शॉर्ट टर्म में आपने किया है तो लॉस बुक करके निकल जाइए। लॉन्ग टर्म कर रखा है आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, नीचे के भाव के लिए हुए हैं तो आप 15-20% 30% एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन आपकी एसआईपी कंटिन्यू होनी चाहिए। सिमरन जी, बहुत जन एसआईपी जी। का फुल फॉर्म गलत समझते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो हर महीने अगर अगले 6 महीने का भी व्यू लेकर चलते हो आप कि मेरे को अगर लाख रुपए निवेश करना है और हर 6 महीने तक मैं थोड़ा 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 निवेश करता रहूंगा, तो आपको बेटर प्राइसिंग मिलता हुआ दिखाई देगा। बट मैं मान के चलता हूँ 2026, 2024 और 25 जैसा नहीं रहेगा, आपको बेटर रिटर्न नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि हर एक एसेट क्लास की एक साइकिल होती है, जैसे कभी इक्विटी चलता है, कभी प्रॉपर्टी चलता है, वैसे ही सोना चांदी 3 साल तक अच्छी तेजी दिखा चुका है। हालांकि गिवन जो फंडामेंटल उसमें कोई बड़ा चेंजेस अभी तक नहीं आया, खाली ईटीएफ की लिक्विडेशन आई है और खाली यूएस और ईरान का टेंशन कम हुआ है, बाकी चीजें एज इट इज ही है। तो हो सकता है मार्केट में टेम्पररी फॉल के बाद मार्केट संभल जाएगा। बट टाइमिंग एसआईपी एक अच्छा मॉड्यूल है जहां पे आपको चांदी में निवेश और ऐड करना है तो आराम से करके चलिए, लेकिन 2 लाख तक का लेवल एटलीस्ट मुझे लगता है कि एक बार आना चाहिए। ओके, तो सर अभी आपने सिप की बात करी, तो अगर इस वक्त कोई किसी को आपको सजेस्ट करना हो तो आप एसआईपी ही सजेस्ट करेंगे, या फिर अगर कोई लमसम लगाना चाहता है या उसको आप लमसम वाले को बाय ऑन डिप की सलाह देंगे? क्या बेस्ट रहेगा, बाय ऑन डिप या फिर एसआईपी? देखिए 45% गिर चुका है। अब कोई भी एसेट क्लास 45% गिरता है बहुत बड़ी बात है। जी। तो मुझे लगता है कि यस, मैं अगर आप 2 दिन पहले बात करते थे मेरे से 4 दिन पहले, तो मैं बोलता था बाय ऑन डिप नहीं, एसआईपी कीजिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा लीजिए। जी। लेकिन एसआईपी में भी एक अच्छा चीज होता है, जब भी ऐसा 40-45% का फॉल आता है एटलीस्ट
अगर आपको लाख रुपए डालना है, मैं बोलता हूँ 25,000 रुपये अभी डाल लीजिए, बाकी एसआईपी कंटिन्यू रखिए। और दूसरा एक इंडिकेटर और मैं बताता हूँ जिसको बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो का मतलब होता है गोल्ड के प्राइस को चांदी के प्राइस से डिवाइड कीजिए, तो आपको ये रेशियो अब करीबन 56 के आसपास दिखाई 60 के करीब अभी दिखाई देगा। इसका मतलब क्या होता है, 50 सालों में ये रेशियो 40 के नीचे नहीं जाता और ना ही ऊपर में 85 या 90 के ऊपर जाता है। जब भी ये रेशियो 80, 90, 100 के आसपास रहता है तो इसका मतलब है मार्केट में कंसर्न्स है और सोना तेज रहेगा चांदी के मुकाबले, क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल है, 56% हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जैसे कोविड के समय ये 126 तक चले गया था, क्यों? क्योंकि डर के माहौल में लोग सोने की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस आकर्षित करते हैं और इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं थी। बट वहां से मार्केट गिर के 62 तक आया था और पिछले साल भी अप्रैल मई में हमने देखे ये रेशियो 107 तक पहुंच चुका था। तब चांदी एक्चुअली बहुत ज्यादा सस्ती थी और वहां से ये रेशियो गिरकर 45 तक नीचे आ चुकी थी और आज ये 60 के करीब है। तो हमने जैसे पहले भी देखा था कि रेशियो ये 40-45 की रेंज में टिकती नहीं है, घूम फिर के मुझे लगता है 70 तक ये रेशियो जाएगी। इसका मतलब है सोना अब ज्यादा अच्छा लग रहा है चांदी के मुकाबले। इसका मतलब ये नहीं कि सोना चांदी दोनों नहीं गिरेंगे, गिरावट तो आएगी। जैसे आज हम देख रहे हैं कि चांदी लगभग 14% की गिरावट दिखा रहा है, 12 से 14%, लेकिन सोने में खाली 3% की गिरावट है। तो जो गिरावट आएगी सोने में कम आएगी, चांदी में थोड़ी ज्यादा रह सकती है। इसके लिए मेरा प्रेफरेंस है सोने पे अब निवेश करके चलिए, अगले 4-6 महीने के लिए सोना बेहतरीन विकल्प है चांदी के भी मुकाबले। ओके, चलिए तो सर हमारे पास अब, क्योंकि लाइव शो कर रहे हैं तो दर्शकों के भी सवाल आ रहे हैं गोल्ड और सिल्वर पर, क्योंकि लोगों का काफ़ी नुकसान हो चुका है पिछले 3 दिन के अंदर। तो एक एक करके इनके सवाल लेने शुरू करते हैं सर, और उन पर आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल जिग्नेश जी का हमारे पास आया है। ये पूछे सर कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर फ्रेश एंट्री कब कर सकते हैं? मेरे हिसाब से रेशियो के हिसाब से गोल्ड बेटर लग रहा है, बट गिरावट अभी भी दिखाई दे रही है क्योंकि मार्जिन कॉल जो है वो डोमेस्टिक मार्केट पे और चाइना जापान हिट हो गए हैं। अब लंदन और यूएस जैसे जैसे शाम को खुलेंगे वैसे और मुझे लगता है प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। तो टाइमिंग मेरा मानना है कि यहाँ से थोड़ा वेट कर लीजिए, एसआईपी के माध्यम से थोड़ा लेके चलिए। नीचे में 1,25,000 से लेकर 1,28,000 के बीच में एक बेटर प्राइसिंग रहेगा, वहां पे आपको अच्छे से निवेश करना चाहिए। बट करंट लेवल से भी अगर आप 20-25% का डिप्लॉयमेंट करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, करके चल सकते हैं। एक अच्छा करेक्शन जो मस्ट नीडेड रिक्वायर्ड था मार्केट में वो आ चुका है। अगर हायर लेवल से अगर हम बात करते हैं तो लगभग अगर हम सोने की अगर बात करें तो सोने में हायर साइड में हमने देखा था 180 के आसपास दिखा था और अब तक 24% का फॉल देख चुके हैं। तो मस्ट नीडेड हो चुका है, थोड़ा थोड़ा 20-25% एलोकेशन अभी कर सकते हैं आप। ओके, ठीक है सर। चलिए अगला सवाल रोशन जी का हमारे पास है। रोशन जी पूछ रहे हैं सर कि जो लॉस हो गया इनको वो कब तक रिकवर होगा। बेसिकली ये आपसे 6 से 12 महीने का नज़रिया जानना चाह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के अंदर, कि 6 से 12 महीने में कहाँ तक गोल्ड और सिल्वर में कितनी रिकवरी आप देख रहे हैं? देखिए मेरा मानना है 2026 में आपको गोल्ड और सिल्वर पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे सकता, बिकॉज ऑलरेडी 3 साल से बहुत शानदार रिटर्न दे चुका है। और जब भी आप निवेश करते हैं तो आप रिस्क और रिवॉर्ड देखते हैं। आज इक्विटी मार्केट अगर थोड़ा और करेक्ट करता है तो इनका पीई बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और बाइंग के लिए बहुत अच्छा लगेगा। बट करंट लेवल से मुझे नहीं लगता है, सोने में ठीक है रिकवरी आ जाएगी, बट जो रिटर्न हमने पिछले 2-3 सालों में देखा वैसे रिटर्न नहीं बनने चाहिए। हाँ, इन्फ्लेशन को बीट कर देंगे, जो 8-10% समझो नॉर्मल हम गेन आते हुए देखेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि 2026 आपको 2025 या 24 जैसा रहेगा। नेगेटिव रिटर्न नहीं आए वो ज्यादा अच्छा है, बट फिर भी 8-10% का मैक्सिमम। और जो ये फॉल आया और आप जो मेरे से पूछ रहे थे कि पैनिक हो रहा है मार्केट में, आप समझ के चलिए अभी भी जनवरी में जितनी तेजी आई थी उतनी गिरावट तो आई नहीं है। क्योंकि अगर आप चांदी की ही बात कर लेते हैं तो 1 जनवरी को जब मार्केट स्टार्ट हुआ था तब चांदी 2,35,000 का भाव था और अभी भी अगर हम देखते हैं तो 2,40,000 के करीब है। सिमिलरली माफ कीजिए, गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड भी अगर हम 2 जनवरी के आसपास का अगर रेट देखते हैं तो 1,35 के आसपास था और इस वक्त 1,40 के करीब है। तो मुझे लगता है खाली ये जो गिरावट आई है ये जनवरी की ही गिरावट हुई है, जबकि पिछले 1.5-2 साल की तो तेजी बाकी है अभी। तो थोड़े बहुत पेन रह सकते हैं, टाइमिंग आज थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी, बट जैसे जैसे मार्जिन कॉल रहेगा सिमरन जी तो मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में और थोड़ी वॉलिटिलिटी बढ़ेगी।
ओके, तो सर अभी आपने सिल्वर में तेज़ी का जिक्र किया जनवरी का, तो सिल्वर में तेज़ी इतनी थी कि सिल्वर ने जब 3 से 4 लाख का नंबर छुआ सर, 3 से 4 लाख जब हुई तो उसको सिर्फ 10 दिन लगे। मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ी 10 दिन के अंदर ही 1 लाख रुपए जो है सिल्वर के प्राइस बढ़ गए, जबकि 2 से 3 लाख होने में उसको करीब करीब 1 महीने का समय लगा था। तो अभी सर ठीक कह रहे हैं कि अभी तो जनवरी में जो तेज़ी आई थी उतनी गिरावट फिलहाल अभी आई भी नहीं है, और अभी पिछले 1 डेढ़ साल का हिसाब किताब तो बाकी है। चलिए अगला हमारे पास सवाल आया है सुरेश जी का सर। ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने 26 जनवरी को गोल्ड खरीदा था 1,66,000 के भाव पर सर, फिजिकल गोल्ड इन्होंने खरीदा था। अब ये कह रहे हैं कि अब ये नुकसान में आ गए हैं, तो अब इनको क्या करना चाहिए सर? पहले इनको खुद से सवाल करना चाहिए, मैंने 26 जनवरी को 1,66 में क्यों बाय किया? हम्म। क्या मैंने ट्रेडिंग के लिए बाय किया? तो मेरा जवाब है आप लॉस बुक करके निकल जाइए। बट जब इन्होंने फिजिकल बाय किया, इसका जी मतलब ये ट्रेडिंग के लिए तो नहीं, कंजम्पशन के लिए किया है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जब आपने कंजम्पशन के लिया 2-5 साल का, आराम से वेट कीजिए। हाँ, आप 2 से 5 साल का वेट करते हो, आपको इससे बेटर ही प्राइस मिलेगी। हाँ, थोड़ा एवरेजिंग के लिए ऐसा मत सोचिए ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा नीचे आने दीजिए, 1,20 के आसपास थोड़ा और बाय कर लीजिए। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है, आप आराम से इसको रखिए। लेकिन हाँ, अब यहाँ से 2-2.5 साल का व्यू लेके चलिए, आपको प्राइस 2 लाख के ऊपर भी दिखाई देगी। बट जो बीच में हमने जो वॉलिटिलिटी आती हुई देखी, ये उसी के नतीजन है कि हमने एक साथ इतनी बड़ी तेजी देखी और इतना बड़ा फॉल भी देख रहे हैं। बट करंट लेवल से अब ऑलरेडी हमने 24-25% का फॉल देख चुके हैं। 1,20-22 तक आता है, 1,20-25 तक आता है, वहां पे आप ऐड कीजिए। और यहाँ से मुझे लगता है कि प्राइजेस थोड़े 1,20-1,25 के आसपास जाके बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। ओके ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि फेड के जो नए चेयरमैन का प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, केविन वॉश जिनका नाम है, और कहा ही जाता है इन्फ्लेशन हॉक भी इनको कहा जाता है। कहा सर रीज़न ये भी देखा जा रहा है कि जब से इनका प्रपोजल आया है उसके बाद से ही सोने चांदी में ये डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। तो केविन वॉश अगर ये आ जाते हैं, फेड के चेयरमैन बन जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि गोल्ड सिल्वर में वापस कभी इतनी तेज़ी देखने को मिलेगी जितनी हमने पिछले 1 डेढ़ साल में देखी है? देखिए, अगर ये आ भी जाते हैं, पहला चीज आप समझ के चलिए, जो मैं 1 जनवरी सुनते ना, जी। कौवा डाल पे बैठा और डाल टूट गई, तो हम सोचते हैं कि फेड चेयरमैन नए आए उसकी वजह से फॉल आ गया। ऐसा नहीं है, काफी फैक्टर्स थे इसमें, प्रॉफिट बुकिंग भी ड्यू थी। बट यस, एक चीज है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने नॉमिनेशन में आए हैं ये, तो जी। ये हमने देखा था लास्ट जो चेयरमैन थे उन पे प्रेशर काफी क्रिएट किया गया था कि आप रेट कट कीजिए एग्रेसिव, बट हुआ नहीं था। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, 2008 से 2011 के बीच में जब QE1 चल रहा था, वो टाइम पे ये जाने जाते इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखने में और इन्फ्लेशन को खत्म करने में। तो मुझे लगता है वो एक फैक्टर रहा है जिसकी वजह से इसका भी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं पड़ा, इनफैक्ट गिरावट ही रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्राइजेस ने ऑलरेडी एक ड्यू था करेक्शन, वो आ गया था। बट आई थिंक ये इतनी बड़ी स्टोरी एज ऑफ नाउ नहीं है। 2 रेट कट 2026 में है, वो सर्टन है। साथ में आप जापान पे भी नजर रखिए, क्योंकि वो रेट हाइक कर रहा है और यूएस रेट कट करेगा, तो कहीं ना कहीं रिवर्स कैरी ट्रेड बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करेगा मार्केट में। तो मुझे लगता है 2 रेट कट अब तक जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है वही रहने वाला है। ओके, और सर अगर आने वाले टाइम में फेड जो है वो रेट कट नहीं करता है तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट सोने चांदी पर और कितना आ सकता है? सोने चांदी में पिछले 1.5-2 साल में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन जो रहा है वो रेट कट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहा है। जी। अगर सपोज रेट कट नहीं होती है, पॉज आ जाता है, तो कहीं ना कहीं सोने और चांदी पे भी हम और इसका नेगेटिव असर पड़ते हुए देखेंगे, और भाव में गिरावट वो भी बढ़ता हुआ देगा। देखिए, जैसे यूएस ईरान अगर युद्ध नहीं होता है तो उसका नेगेटिव है। रशिया यूक्रेन, अब पीस टॉक हमने देखा था 10 दिन पहले भी हुई थी, बट कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। अगर आगे जाकर सपोज पीस टॉक सही हो जाता है तो फिर भी गिरावट बाकी है। ETF में लिक्विडेशन चालू है ही। तो हर जो फैक्टर्स पिछले 3 साल में हमने देखे हैं वो एक के बाद एक मैच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है सर। चलिए तो एक और सवाल हमारे पास आया है। ताहिर जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं सर कि इन्होंने गोल्ड 1,85,000 के भाव पर फिजिकल गोल्ड ले रखा है इन्होंने। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या करें सर इसके अंदर, अब होल्ड करें या इसको इसी दाम में बेच दें और गिरेंगे सोने के दाम, क्या करना चाहिए सर? 1,85,000 पर इन्होंने खरीदा फिजिकल गोल्ड।
मैंने अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ जी। कि पहले आपको ये समझना है कि आपने लिया क्यों था। जब आपको ये आइडिया लगेगा कि हाँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए रहा हूँ, तो ये सब जो फॉल बैक आ रहे हैं इसमें आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एज ऑफ नाउ मार्केट में वॉल्टिटी है वो एज इट इज ही चलने वाली है। और टाइमिंग मुझे लगता है 2-3 दिन वेट कीजिए, नीचे में 1.25 तक का लेवल मुझे लगता है, और ऑलरेडी 24% टूट चुका है, तो यहाँ पे पैनिक मत कीजिए। इनकेस 1.25 तक आता है वहां पे छोटा और बाय करके इसको एवरेज कीजिए, बट समय लगेगा इसको वापस आपकी लेवल पे आने में इमीडिएटली, क्योंकि पहले बीच में जो एक फेज बना हुआ था, फोमो बना हुआ था, सभी को आना था। बट अब फोमो क्या है, मैं निकलूं पहले, इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा प्रेशर रहेगा। बट 1.25 एज ऑफ नाउ मुझे लगता है बेस्ट प्राइस रहेगा, वहां से फिर हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है अजय सर, एक सवाल अमित जी का आया है अजय सर, वो पूछ रहे हैं कि क्या सिल्वर वापस से $121 पर आती हुई नज़र आएगी, और गोल्ड $5600, कितना टाइम लगेगा सर वापस आने में यहाँ पर? देखिए, हमने पिछले 20-25 साल में हमेशा देखा है सोना चांदी बढ़ता ही बढ़ता है। जी। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि एक बार जो इतनी बड़ी रैली आई उसके बाद अभी भी देखिए सैमसंग वाली कहानी चल रही है, सब चीज है। बट मुझे लगता है एक बार अगर $70 तोड़ दे तो थोड़ा सा मुझे पैनिक ज्यादा होता हुआ दिखता है, जो 55-56 तक का लेवल दिखा दे। अगर वो नहीं तोड़ता है तो डेफिनेटली प्राइजेस को एक सपोर्ट मिल जाएगा। बट टाइमिंग करंट लेवल से मुझे लगता है कि टाइम लगेगा प्राइजेस को वापस आने में, एटलीस्ट 2 साल लगना चाहिए, इनकेस अगर कोई लड़ाई या कोई नया मैक्रो चेंजेस नहीं आता है तो। ओके, ठीक है। और अजय सर, गोल्ड सिल्वर की तो हम यहाँ पर लगातार बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन एक और मेटल है जिसमें पिछले कुछ समय में देखें 6-7 महीने 1 साल में, तो वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, कॉपर। कॉपर भी अभी तक 60-70% तक चल चुका है, हालांकि गोल्ड सिल्वर के साथ ये भी अब नीचे ही नज़र आ रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो करीब करीब 2% नीचे है, जो 28-29 जनवरी को 1400 से ज़्यादा का इसने नया हाई टच किया था। इस वक्त 1227 पर MCX पर ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो सर, कॉपर पर आपका क्या नज़रिया है सर? देखिए, कॉपर को हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल मेटल है ये, जी। और चांदी को जो रिप्लेस कर सकता है वो कॉपर ही है। करंटली हमने देखा पिछले 4-6 महीने में एक अच्छी तेजी आई थी, उसका सबसे बड़ा कारण था वो था सप्लाई साइड डिस्टर्बेंस। इंडोनेशिया के गैसबेरी माइन है, वहां पे हमने आउटपुट में कमी आते हुए देखी, क्योंकि लेबर अनरेस्ट चल रहा है। और कोविड के बाद से आप देखोगे तो माइंस में कहीं पे भी कैपेक्स का एक्सपांशन नहीं हुआ था। जी। दूसरी ओर ईवी, सोलार, इन सब में इसकी डिमांड भी कंटिन्यू बनी हुई है। इनफैक्ट कॉपर सबसे ज्यादा सोलार में यूज होता है, और सोलार की सबसे बड़ी कंपनी जो चाइना की है लॉन्गी, उन्होंने कहा भी है कि हम कहीं ना कहीं चांदी से कॉपर की तरफ हम देखते हैं, क्योंकि चांदी के मुकाबले कॉपर काफी सस्ता है। जी। तो मुझे लगता है उसका एक बेनिफिट रहेगा और आगे भी तेजी। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ मार्केट में गिरावट का सबसे बड़ा कारण रहेगा चाइना। हालांकि आज चाइना से मैन्युफैक्चरिंग नंबर अच्छे आए हैं, बट 15 तारीख से चाइना मार्केट हॉलीडे पे जाने वाला है लूनार न्यू ईयर के चलते, और मुझे लगता नहीं कोई बड़ी बाइंग एज ऑफ नाउ आएगी। तो हो सकता है प्राइजेस नीचे में 1150-60 तक का लेवल एक बार दिखा दे। लेकिन कुल मिला के लॉन्ग टर्म व्यू कॉपर में तेज है, जो वापस 1500-1600 तक का भी लेवल दिखा सकता है। बट चाइना की छुट्टी पे जाने से थोड़ा पुल बैक अभी भी पॉसिबल है। ओके, तो सर क्या कॉपर को न्यू सिल्वर मान के चला जा सकता है? जिस तरीके से कहा ये जा रहा है पिछले कुछ टाइम में देखें कि सिल्वर को नया गोल्ड माना जा रहा है और कॉपर को नया सिल्वर, तो क्या ये कहना सही होगा? देखिए, सिल्वर को तो 2-3 नाम है। एक जो हम बोलते हैं पुअर्स मैन गोल्ड, गरीबों का सोना। जी। फिर दूसरा नाम है सिल्वर बहुत चंचल है। और तीसरा नाम है डेविल्स मेटल। और उन्होंने पिछले 2 वर्किंग डे में या 3 वर्किंग डे में हमने डेविल्स मेटल क्यों बोलते हैं वो भी देख ही लिया हमने। लेकिन हाँ, कॉपर को पिछले साल वेदांता के अग्रवाल जी ने कहा था आगे। कि कॉपर इज ए आगे। न्यू गोल्ड। और मुझे लगता है कॉपर इज ए न्यू सिल्वर, बिकॉज कॉपर में और सिल्वर में बहुत सिमिलरिटी है। एक तो इंडस्ट्रियल यूज है और वॉलेटिलिटी है, दोनों में ही बनी हुई है। तो मैं, हाँ, अभी जो एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है जहां पे हमने 1480 से लगभग 1160 का लो देखा है, तो ये लेवल भी अच्छा लगता है। बट अभी भी देखिए मार्जिन कॉल, ये अनसर्टेनिटी सब बनी हुई है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर 1200 के एवरेज में अगर कोई लेके चलता है और 2 से 3 महीने का व्यू लेता है, तो मुझे लगता है ये आराम से वापस 1450 से 1500 तक का लेवल बैर मिनिमम दिखा देगा। अगर मुझे पर्सनली अगर कुछ इन्वेस्ट करना भी होगा तो सोने चांदी के एवज मैं कॉपर में 1200-1180 के रेंज में बाइंग करना ज्यादा पसंद करूंगा। ओके, तो अजय सर, कॉपर में क्योंकि हमारे पास दर्शकों के सवाल भी ये आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि
कॉपर में अगर किसी को पैसा लगाना हो तो क्या तरीका है, किस तरीके से कॉपर में पैसा लगाया जा सकता है? देखिए मजे की बात है, हमने कॉपर में एज ए इन्वेस्टमेंट बात की, बट फ्रेंकली जी कॉपर एज ए इन्वेस्टमेंट कभी किसी ने सोचा भी नहीं और इंडिया में ऐसे एसेट भी नहीं है। जी एक है एसेट जहाँ पे हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ईटीएफ होना चाहिए, सोने चांदी का ईटीएफ है, जी बट कॉपर का ईटीएफ भी नहीं है। सेकेंडली अगर कॉपर में निवेश करना है तो पहला है निफ्टी मेटल इंडेक्स, जो ओके काफी म्यूचुअल फंड के पास बने हुए हैं, वहां पे आप लगा सकते हैं, या डायरेक्टली स्टॉक ले सकते हैं जैसे हिंदुस्तान कॉपर। तो हिंदुस्तान कॉपर का अगर भाव देखें तो हमने रिसेंटली देखा बहुत अच्छी तेजी भी बनी थी, जी और डिमांड तो देखो बनेगी। तो हिंदुस्तान कॉपर इस वक्त अगर हम देखें तो 600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है डायरेक्ट स्टॉक ले सकते हो, निफ्टी मेटल इंडेक्स में पैसा लगा सकते हो, और तीसरा डेरिवेटिव प्रोडक्ट मतलब कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स है, वहां पे भी आप कॉपर बाय कर सकते हो, बट वो थोड़ा लिवरेजिंग हो जाता है। इन्वेस्टिंग के लिए हम नहीं देखते, या तो डीमैट में माल लेके बैठ सकते हैं, बट स्टॉक बेटर ऑप्शन है आज की डेट में। ओके। चलिए अजय सर, आपसे एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। एक सवाल हमारे पास आया है कि इन्होंने HDFC ETF लिया था, हालांकि ये इन्होंने नहीं बताया कि गोल्ड या सिल्वर, जो कीमत है उसके हिसाब से सिल्वर ही होगा। ये HDFC ETF इन्होंने लिया है 335 रुपये पर यूनिट पर, तो ये सिल्वर ETF ही होगा। अब इनको क्या करना चाहिए सर, क्योंकि अब जो मैं HDFC सिल्वर ETF है वो 200 रुपये के आसपास उसकी यूनिट आ चुकी है, इन्होंने 335 रुपये के भाव पर खरीदी है। इनको एवरेज करना चाहिए, मुझे लगता है 200 210 तक की रेंज में मिल जाएगा, वहां पे इनको बाय करके एवरेज करना चाहिए, और थोड़ा समय लगेगा। डोंट एक्सपेक्ट कि पिछले 2 साल में जो रिटर्न बने वैसे ही रिटर्न्स आपको अभी भी बनेंगे। थोड़ा मुझे लगता है मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा, बट 200 की रेंज में अगर एवरेज करते हैं तो 250 तक का इनको एवरेज आ जाएगा, बट समय लगेगा। ये साल मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कोई डबल डिजिट रिटर्न ज्यादा आ जाए जो हमने पिछले 2 साल में देखा था। ओके, ठीक है अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए मनी9 और बहुत बहुत मनी9 के धन्यवाद व्यूअर्स को सिमरन सर, जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।